मिसलेनियस टॉपिक के पार्ट 2 में स्वागत है आपका। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट पे आइए। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, कि वो आप पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, इवन प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और वो चाहते हैं कि हमसे बात करके उन्हें रिजॉल्व करना, इन दैट केस दे कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। अब ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया था, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि सारे कंपाइलेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला एसेशन बोला कि जो रिजर्वेशन है आप 33% किसके लिए, सीट्स फॉर वुमेन के लिए, कहाँ पे, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रिक्वायर्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो अभी चल रहा क्या, इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया ना। पहले तो ये गलत हो जाएगा एसेशन और रीजन सही हो जाएगा। रीजन भी देख लेते हैं फिर इसका एक्सप्लेन मैं करता। Political party contesting election can allocate 33% of seat they contest to women candidate without any constitutional amendment। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। 33 क्या 40% आराम से कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो अपने यहाँ रूल एंड रेगुलेशन अपने पार्टी के फिलोसफी है ना के हिसाब से बना सकते हैं। बोलो हाँ ना, तो इसलिए रीजन करेक्ट है, एसेशन गलत है। अब यहाँ पे क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान से समझो। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल 108 अमेंडमेंट बिल जो 2008 में आया था, उसने प्रपोज किया 1/3 ऑफ ऑल सीट लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके लिए, वुमेन के लिए रिजर्व हो। अब वो क्या हुआ कि लैप्स कर गया था ये पर्टिकुलर बिल। क्यों? क्योंकि 15th उस समय जो पर्टिकुलर लोकसभा थी ना, आई थिंक 15th लोकसभा है ना, वो क्या हुआ था, डिजोल्व हो गई थी। इस वजह से वो बिल लैप्स कर गया, तो नहीं हो पाया। अभी लेटेस्ट का न्यूज सुनो, अभी चल रहा 2025 है ना, तो 2023 में 2023 में नारी वंदना एक्ट आया। उसने कहा कि 1/3 जो है हम क्या करेंगे, वुमेन के लिए रिजर्व रखेंगे। कहाँ पे? लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, साथ में यूटीज ऑफ कहाँ पे, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे। राज्यसभा में उसने नहीं किया, ये ध्यान में रखना है कि राज्यसभा के लिए नहीं कहा। अब ये एक्ट तो बन गया है, मतलब बिल से एक्ट बन गया, मतलब कि लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी, और प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट भी दे दिया। लेकिन ये अभी इनफोर्स नहीं हुआ है ना, फोर्स में नहीं आया। ये बोला गया कि जो अगला डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद एप्लीकेबल होगा। तो कितने सालों तक चलेगा ये? 15 ईयर तक। बोलो एकदम क्लियर है क्या? सारा कुछ अच्छे से? वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका अगर बात करें तो 106 अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और वैसे देखा जाए तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। बोलो दोनों ध्यान में रहेगा क्या? किसका मैंने बताया? नारी शक्ति वंदना एक्ट का बताया। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये पुराना चीज है, होपफुली आपको सारा कुछ मैंने बता दिया अच्छे से, लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है तो नॉन अलाइनमेंट नहीं है, बाकी सबके सब है। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है ईच अदर के इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, कब हुआ था? साइन किया गया था 29 ऑफ अप्रैल 1954 को। किसके साथ? चाइना तिब्बत रीजन के साथ। इंडिया और चाइना तिब्बत रीजन, जो इंक्लूड करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स और इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये 5 के 5 जो एग्रीमेंट है पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब इसके बारे में बाकी डिटेल है, बहुत ही पुराना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, यहाँ पे फंक्शनरीज है, ओथ या फिर एफर्मेशन। तो अभी देखो अभी हमने पढ़ा कि फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, अभी हमने किसका पढ़ा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो सी का दूसरा हो जाएगा। अब जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या लेंगे? अपहोल्डिंग द सेंसिटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 हुआ, सी का 2 हुआ। और ये जो मिनिस्टर फॉर यूनियन होंगे वो किसका ओथ लेंगे? सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो डी का 1 हो गया। बचा क्या? ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या? कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है
वो ओथ लेते हैं फेथ एंड एलाइजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एसेशन और रीजन टाइप का है। बोला इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच फॉर्म द गवर्नमेंट्स represented the majority of seats secured in the election to the House of the People at the center and the state legislative assembly। ठीक है, बट नॉट द मेजोरिटी ऑफ वोट। अब इसमें दोनों, इसको समझो ध्यान से। ये बोला कि जिसको ज्यादा सीट मिलेगी, फॉर एग्जांपल 545 में थे, आपको पता है 272 प्लस सीट जिसको मिली है ना, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है कहाँ पे? सेंटर में। और बाकी स्टेट में वो डिपेंड करता है वहां पे कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, उसका 50% कितना होता है, राइट। अब ध्यान से समझो, हो सकता है कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, मान लो बीजेपी है ना, तो उसको 31% वोट मिले पूरे के पूरे इलेक्शन में, लेकिन फिर भी वो क्या है, नंबर ऑफ सीट वो बहुत ज्यादा जीती, इसलिए वो क्या है, तो उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो बिल्कुल सही, और वही एसेशन जो है बता रहा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब बात आती है हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा वोट जिसको भी मिलते हैं ना वो जीत जाता है। अच्छा, रीजन एकदम क्लियर बता रहा है, देखो ध्यान से। बोलता है कि जो रिजल्ट है हमारे यहाँ इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वोट सिस्टम में, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। फॉर एग्जांपल जैसे 3 कैंडिडेट है ना, एक को मिला मान लो 40%, एक को मिला 32% और एक को मिला 28%। तो सबसे ज्यादा किसको मिला? 40 वाले को, तो ये जीत जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव मेजॉरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड। बिल्कुल सही है। तो रीजन सेशन भी सही है और रीजन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो आपको पता है कि 282 सीट जो है बीजेपी को मिला 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, जो कि केवल 31.1% ऑफ टोटल कास्ट वोट था ना, लेकिन बीजेपी के पास नंबर ऑफ सीट ज्यादा था, इसलिए उसने गवर्नमेंट बना लिया। रीजन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैंने बताया जो चीज है वो एग्जाम्पल के साथ भी मैंने समझा। होपफुली आपको क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो वीटो पावर याद कीजिए, आपको 5 जो है परमानेंट मेंबर जो है कहाँ पे? यूएन में। तो उनके पास वीटो पावर मिला हुआ है परमानेंट मेंबर को। कौन कौन से हो परमानेंट मेंबर? बात बताओ जल्दी से। यूएसए, यूके, फ्रांस, है ना, रसिया और चाइना। बोलो है ना। ये टोटल कितने हो गए? 5 मेंबर हो गए जिनके पास क्या है? वीटो पावर। ठीक है। अब इसमें गलत पूछा है, कौन सा है? नॉट करेक्ट, है ना। तो एनी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल में यूज वीटो पावर। बिल्कुल नहीं, एनी मेंबर नहीं। ये 5 परमानेंट मेंबर यूज कर सकते हैं, बट लेकिन ये बोला कि एनी मेंबर, है ना, वीटो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, और गलत ही हमसे पूछा था, आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी नॉट करेक्ट। यार पर्सनल लिबर्टी के बारे में करेक्ट नहीं है ये बोल रहा। तो ये देखो, इसमें बोला कि द मेजॉरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो देखो, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से ही पार्ट था, जो कि ब्रिटिश से लिया गया था, है ना। लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको आप जो है वायलेट कर सकते हो। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है क्या इन्वेंट नहीं किया था, वो पहले से था, इसलिए गलत ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अभी एक गोपालन केस के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। 1950 का केस है, डोंट वरी, अभी समझाता हूँ। ओके, तो पहले एक बार बताओ क्या है कि नॉट करेक्ट हमसे पूछा था, नॉट करेक्ट हमने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट होगा। जेनरिक स्टेटमेंट है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ओके, तो इसको बिल्कुल पढ़िए। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ मैंने बता ही दिया आपको कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ऑलरेडी पार्ट है किसका? इंडियन लीगल सिस्टम का। कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया। ठीक है। अब ए के गोपालन केस ने ये हेल्ड किया कि राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ए के गोपालन केस 1950 का ये बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए उसको ब्रीच किया जा सकता है। मतलब डिप्राइव्ड वाज नॉट आर्बिट्री या फिर मालाफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया है तो भी किसी के पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहाँ कहा गया? ए के गोपालन केस ऑफ 1950 में कहा गया। बोलो एकदम क्लियर है क्या? यहाँ पे 2 टाइप के लोग थे, मतलब एक मेजॉरिटी लोग और एक माइनॉरिटी लोग। लेकिन माइनॉरिटी लोगों ने एक कहा कि नहीं नहीं, देखो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है, तो इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। अब कुछ टाइम बाद, कब? ये 1950 का केस है, राइट। अब कुछ टाइम बाद 1978 में मेनका गांधी केस हुआ। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट है और इसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, मतलब कि इसको वायलेट नहीं किया सकते किसी के पर्सनल लिबर्टी को ब्रीच करने के लिए।
अब इसका इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया, उदाहरण ये दिया, कहा कि देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, पहले समझ लो मतलब क्या हुआ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि हम प्रोसीजर तो देखेंगे ही देखेंगे कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि जो लॉ है वो एग्जैक्ट है कि नहीं, मतलब करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ पे मेनका गांधी केस में ये बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है एक फंडामेंटल राइट है, ये चेक होगा ही होगा। साथ में स्टेट कैन ओनली डिप्राइव अ पर्सन ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी इफ इट्स अडेयर टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। क्या प्रोसीजर जो है अगर स्टेब्लिश बाय लॉ है तभी आप क्या कर सकते हो, पर्सनल लिबर्टी को ब्रीच कर सकते हो, डिप्राइव कर सकते हो किसी पर्सन को। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया दोनों केसेस और उसका एग्जैक्ट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नॉट ट्रू है, फिर से सोशलिज्म के बारे में करेक्ट क्या नहीं है। देखो सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन में तो बिलीव करते हैं, एंड देयरफॉर इज इरेमेडिएबल। ये गलत है क्या, कि सोशलिस्ट भले ही क्लास डिवीजन में विश्वास करते हैं लेकिन उनका ये नहीं मानना है कि वो इरेमेडिएबल है। बोलो हाँ ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा सी, और बाकी सही हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो इसको। तो नॉट ट्रू पूछा था, हमने बता दिया नॉट ट्रू क्या है। देखो अब ध्यान से, कम्युनिटी और कॉपरेशन आर वैल्यूड इन सोशलिज्म, दे आर नॉट द सेंट्रल फोकस या फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियोलॉजी। सोशलिज्म प्राइमरली सेंटर करता है अराउंड द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी with a focus on collective ownership of the means of production, economic equality and social justice। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जो सोशलिज्म है वो बोलता है कि एज ए सोसाइटी हम एक कलेक्टिव लोग हैं, समझ लो। इंडिविजुअल का वहां पे मतलब नहीं होता, पूरा कलेक्टिविज्म का मतलब होता है ना, सबके सब मिल बांट के, है ना, वो कंट्रोल करेंगे किस पे, प्रोटेक्शन पे, इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल जस्टिस पे। कम्युनिटी जो है एक मेजर रोल प्ले करती है, इट इज नॉट द सोल एम्फेसाइजेस ऑफ द सोशलिज्म, है ना, मेजर रोल प्ले करती है लेकिन वो जो है पूरी तरीके से एम्फेसाइज नहीं करती सोशलिज्म पे। जो आइडियोलॉजी है प्राइमरली सीक टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम एंड रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूट समझ रहे हो क्या, सब में आपस में बांट देना। टू क्रिएट क्या, एक फेयरर सोसाइटी फॉर ऑल, सभी के लिए एक फेयरर सोसाइटी बनाना, ये मेन गोल है किसका, सोशलिज्म का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट है उसका एक्सप्लेनेशन आपको भी पता होगा। अगर हम प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी ऐसा होता है कि पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय अ प्रिविलेज फ्यू। नहीं, ये तो इलिटिस्ट डेमोक्रेसी हो गया, तो डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पीपल डेमोक्रेसी नहीं, बाकी भी पढ़ लेते, इधर से उधर से पता चल जाएगा। हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, ये हो गया पीपल्स डेमोक्रेसी, बी का 2। और सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ, है ना, नहीं आई थिंक ये जो है हो जाएगा ए का, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, रुक जाओ। कैपेसिटी ऑफ ग्रुप टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है किसका, ये है प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का, तो ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, डी का 1 हो गया। अब बाकी जो है बी का हो जाएगा आई थिंक तीसरा हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा, एकदम क्लियर है। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी जो है वो है कैपेसिटी ऑफ ग्रुप टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी रिफर करता है एक सिस्टम जहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो अमॉन्ग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप एंड दीज ग्रुप हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसीज। पीपल डेमोक्रेसी की बात करें तो सोशल इक्वलिटी बाय एडुकेटिंग फॉर कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज है। सेम मैनर में डेवलपमेंट डेमोक्रेसी और इलिटिस्ट तो आपको पता है, इलाइट लोग जो होते हैं, है ना, स्मॉल प्रिविलेज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा, ये बोल रहा कि 3 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट बताना है। पहला, इक्वल ट्रीटमेंट, सोशल जस्टिस के बारे में, है ना, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड दैट इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी समझो क्या होता है। ये बोलता है कि अगर कोई बीमार है या फिर हैंडीकैप्ड है ना, डिसेबल्ड है, तो उसको जो है अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा और बाकी लोगों को कम ट्रीटमेंट मिलेगा। तो देखो सोशल जस्टिस जो है ये पर्टिकुलर आइडिया को ब्रीच नहीं करता, फिर वो कहता है सबके लिए इक्वल होना चाहिए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग। पहला गलत हो गया, पहला नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ऑप्शन 2 या 3, मतलब ऑप्शन सी या डी। दूसरा, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, बिल्कुल अभी जो बताया। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स, ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन कंफ्यूजिंग टाइप का है, तो दूसरा तो पहला गलत है, क्यों मैंने बता दिया। दूसरा करेक्ट है, ये भी पता है आपको, तीसरा भी करेक्ट है। तीसरा कैसे करेक्ट है, ध्यान से देखो। जो सोशल जस्टिस है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अलोन
may not address the diverse need or challenges faced by the individual या फिर group. It emphasizes the need to go beyond equal treatment or take into account special needs, circumstances और disadvantage to ensure fair outcome. होपफुली आपको अच्छे से क्लियर, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फिर से अगर आपको ये तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, सारा कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। क्या पॉलीआर्की का सेंट्रल फीचर नहीं है? ध्यान है, नहीं है। देखो, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल नहीं। पॉलीआर्की का एक फीचर ये भी है कि वहां पे राइट टू रन फॉर ऑफिस जो है वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे तो बोला रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए गलत हुआ, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी अगर बात किया जाए कि पॉलीआर्की की बात किया जाए तो गवर्नमेंट जो है वो होती है इन हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, ये भी ठीक है। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन और राइट टू क्रिटिसाइज और प्रोटेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। क्या है पॉलीआर्की? पॉली का मतलब बहुत सारे, मेनी। One of the key feature of the polyarchy is that the right to run for office is not restricted. बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब इन 1890 में, सॉरी 1989 में बुक डेमोक्रेसी और इट्स क्रिटिक्स में दहल साहब ने क्या कहा? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक दी पॉलीआर्की का, ये सारा कुछ है। अब चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी जो 3 ऑप्शन मैंने बताए वो भी करेक्ट है, और चौथा जो है नॉट क्या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, इसलिए गलत हुआ। चाहो तो आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। क्या लिबरल डेमोक्रेसी के लिए डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल यूजुअल लीगल रूल्स, बिल्कुल ठीक है। गारंटी ऑफ सिविल राइट एंड इंडिविजुअल राइट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको पता है लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? इंडिविजुअल राइट और उनके लिबर्टी पे। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियल अनलिमिटेड पावर। ये देखो, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इसको आप गलत मार्क कर दोगे कि किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी को आप अनलिमिटेड पावर दे दोगे, तो बताओ कि आप वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी, इवन डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, एनार्की आ जाएगा। बोलो वहां पे हाँ ना, इसलिए तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो लो, आंसर आ गया, पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड, कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोला, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। इन चारों में से किसने कहा था कि पार्टी ही नहीं चाहिए? समझ लो, डेमोक्रेसी ऐसा रखो जहाँ पे किसी पार्टी का कोई काम ही ना हो। तो वो थे जेपी नारायण साहब, जेपी जयप्रकाश नारायण साहब। तो वो एक इंडियन सोशलिस्ट लीडर थे और एडवोकेट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी के थे। उनका विश्वास ये था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है करप्ट है और इनएफिशिएंट है, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया जिसमें पार्टी ही ना हो, विदाउट पार्टी, फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पीपल्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबली कैप्चर करता है मीनिंग एंड एसेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात हो रही, ठीक है। इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू या फिर मोर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल गलत। अरे भाई, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, समझो, पूरी दुनिया से कनेक्ट करना है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्टेट बस कर रहा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडर सेंस में है कि पूरी दुनिया से कनेक्ट करना मोस्ट ऑफ द कंट्री से, ना कि केवल 2 कंट्री से। पहला गलत, तो ऑप्शन ए और डी चला गया। दूसरा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाय पासिंग टेरिटरीज, बिल्कुल ठीक है। अगला, वैसे भी 2 तो दोनों में है, 3 भी दोनों में है ना। अभी हमें देखना चौथा गलत है, सही है। इट हैज अ विशफुल विजन ऑफ सुप्रास्टेट गवर्नेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। होता क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब पहला इनकरेक्ट है, मैंने बता दिया है ना। दूसरा तीसरा जेनरिक चीज है, आपको पता ही है। चौथा देखो करेक्ट क्यों है, कि देयर इज नो सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर मैनेजिंग द वर्ल्ड। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हु हो गया है ना, क्या WHO, उसके साथ क्या हो गया, UN हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना, WTO। वो क्या करते हैं, ग्लोबल इश्यूज को मैनेज करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प टू कोऑर्डिनेट आवर एफर्ट्स और इंश्योर दैट वी आर वर्किंग टुगेदर, क्या करने के लिए, टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटमेसी। तो देखो, पॉलिटिकल लेजिटमेसी के लिए कंसेंट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ में रेशनल प्रूडेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल विल ऑफ रूलर। अरे भाई, कल को रूलर बोल दे कि नहीं नहीं हमें रूल नहीं करना, हमें सब पे जो है रूल करना है, किसी की कोई भी बात नहीं माननी, कोई भी पर्सनल लिबर्टी उबर्टी का कोई मतलब नहीं मेरे को, तो ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए पॉलिटिकल लेजिटमेसी जो है पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर को नहीं मानती है, ठीक है।
उसको कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा, भले ही वो रूलर है। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। पब्लिक रीजन ए भी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। ए बी डी इंपॉर्टेंट है, सी नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हो, ठीक है क्या? जेनरिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल क्या होता है समझ लो पहले। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर ऐसा कल्चर होता है जहां पे लोगों को लेना देना ही ना हो, समझ रहे हो? किसका राज्य है, मतलब कि पॉलिटिकली अनअवेयर हो, उतना ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे ना हो, उन्हें अपने राइट्स के बारे में, है ना, कुछ भी अता पता ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। अब कहाँ पे मिलेगा? तो डेवलप्ड कंट्री में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मोनार्किकल सोसाइटी में भी नहीं मिलता है। सोसाइटी जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे भी नहीं मिलता है। क्यों? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ज्यादा लोग अवेयर है ना, ज्यादा पार्टी बन गई, मल्टी पार्टी है। तो इसीलिए डेवलपिंग सोसाइटीज में ये पर्टिकुलर कल्चर ज्यादा प्रिवेलेंट है। क्या? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा कि फाउंड इन डेवलपिंग सोसाइटी, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर्स में पीपल टेंड टू हैव लिमिटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसको, किसके प्रति? ट्रेडिशनल और लोकल लॉयल्टीज के प्रति। दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज ऑफन एसोसिएटेड विद सोसाइटी जो स्टिल डेवलपिंग और ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल या फिर एग्रेग्रियन स्ट्रक्चर टू मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला? व्हाट इज मीन्ट बाय सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी से आप क्या समझते हो? ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। बिल्कुल गलत। नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। और ज्यादा गलत। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव इंफीरियरिटी इन रिलेशन टू अदर मेन ड्यू टू कास्ट, रेस और रिलीजन। बिल्कुल सही बात है ना, कि कास्ट, रेस, रिलीजन की वजह से कोई एक इंसान, है ना, इंफीरियर ना फील करे, सफर ना करे। ठीक है क्या? गुड। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? सोशल इक्वालिटी का मतलब। बाकी डी भी गलत है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने समझा ही दिया। तो देखो कि इसेंस ऑफ सोशल इक्वालिटी जो है, बाय स्टेटिंग दैट नो पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू अ पोजीशन ऑफ रिलेटिव इंफीरियरिटी, कहाँ? इन कंपैरिजन टू अदर। कैसे? कास्ट, रेस और रिलीजन से। ठीक है, इस सबसे कंपेयर करके कोई इंफीरियर महसूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट नॉट करेक्ट? ह्यूमन राइट के बारे में करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन राइट डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर एडॉप्शन बाय स्टेट। है, फिर से पढ़ो, क्या बोलना? दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर एडॉप्शन बाय स्टेट, क्वेश्चन मार्क। हो सकता है गलत भी, नहीं भी। ठीक है, नहीं समझ अगले पे आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1948। तो देखो ये जो है ना, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो ये 1948 में नहीं, 1960 में, 66 में। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। और 1948 में क्या? ह्यूमन राइट, समझ लो, ह्यूमन राइट एक्ट, आई थिंक ऐसा कुछ अडॉप्ट किया गया था। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। तो सी वाला जो है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए और बी में जो डाउट था वो बी भी सही है और डी भी सही है। क्या? यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन चैलेंज बाय कल्चरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविस्ट राइट्स इज चैलेंज बाय द कल्चरल रिलेटिविस्ट्स। बिल्कुल ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट क्यों है वो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बोलो हाँ ना, गुड। ह्यूमन राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ट्रीटीज और कन्वेंशन, विच आर अडॉप्टेड बाय स्टेट। ठीक है, तो इसलिए, अच्छा, इसलिए स्टेट्स वहां पे बोला था, स्टेट हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट दीज राइट इनटू देयर डोमेस्टिक लॉज एंड इंश्योर देयर इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट। बाकी सी इनकरेक्ट है, क्यों? मैंने बता ही दिया आपको। अब 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट हुआ था, है ना, वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। कब? 10 दिसंबर 1948 में। ऑप्शन डी करेक्ट है, उसको भी पढ़ते हैं। रिलेटिविज्म बार बार आ रहा था, क्या बोल रहा? कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म चैलेंज करता है यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। कॉमन सेंस वाली बात। कल्चरल, अगर देखो कल्चर क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन का स्पेसिफिक कल्चर है। तो अगर आप यूनिवर्सलिटी की बात कर रहे हो, सर्वधर्म संभव या फिर वसुधैव कुटुंबकम, तो वहां पर जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो क्या करेगा? ऑब्वियस है, चैलेंजेस पोज करेगा टू यूनिवर्सलिटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स को। होपफुली आपको क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट्स इनटू रिपब्लिकन, मोनार्किकल और डिस्पोटिक। डिस्पोटिक भी एक टाइप ऑफ मोनार्किकल है, अभी डिटेल में समझाता हूँ, डोंट वरी। तो ये कहा था मोंटेक्विग ने। किसने? मोंटेस्क्विग ने। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, अगर गलती हो जाए कहीं पे तो उसके लिए माफी।
तो देखो मोंटेस्क्यू जो है एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे ऑफ इनलाइटमेंट इरा, कैटेगराइज गवर्नमेंट को थ्री टाइप में, क्या, रिपब्लिकन, मोनार्किकल और डेस्पोटिक में, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ अपनी बुक में उन्होंने ये सारा कुछ बताया था, कब, 1748। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं रखना है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है, चलेगा। देखो अरिस्टोटल के बारे में बात किया जाए तो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर और पॉलीमैथ थे। मतलब कि पॉलीमैथ का मतलब समझना ना, बहुत सारी चीजों में निपुण रहे थे वो। ही इज निपुण मतलब एक्सलेंट थे, अच्छे थे। ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड, जैसे कि फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इथिक्स और मोर। अरिस्टोटल का वर्क जैसे कि पॉलिटिक्स एक्सप्लोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंदर है। होम मिनिस्ट्री, होम एचएम लिख देते हैं, होम मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय राइफल कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एमडी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कहाँ पे आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। सशस्त्र सीमा बल एवी आई थिंक होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो हमसे पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन आता है, राष्ट्रीय राइफल्स आता है। बोला एकदम क्लियर है क्या, गुड। अब उनके बारे में कुछ डिटेल। स्टेब्लिश किया गया था 1990 में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन और मेंटेनिंग पीस इन दी रीजन, ठीक है क्या, एकदम क्लियर। कहाँ पे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के बारे में, एनएसजी के बारे में और सशस्त्र सीमा बल, ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, होपफुली मैंने आपको बता दिया, तीनों के तीनों होम मिनिस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350 है। अभी हमने देखा क्या मदर टंग से रिलेटेड है, तो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, मदर टंग, वेरी गुड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी किसके लिए, फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। कहाँ पे देखा था, आई थिंक पिछले लेक्चर में ही देखा था, बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए किसने किसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, तो देखो आपको पता ही होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इन्होंने थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये बोला था, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो चौथा तो हो नहीं सकता, लो आंसर आ गया, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो गया। अब इसको समझ लो, क्या पंचायती इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग चार कमेटी आई, ब ग ल, क्या क्या नाम है, बी से बलवंत राय मेहता, और ए से है अशोक मेहता, और जी से जीएम सिंघवी, और एल सॉरी जी से कुछ और था, जीएलवी ऐसे करके, और एल से एलएम सिंघवी करके, है ना। उनका डेट भी जहाँ तक मेरे को याद है 57, और ये 77, और ये 85, और ये 86 ऐसा करके, होपफुली आपको एकदम ध्यान में रहेगा आगे से। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, तरकुंडे कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, तीनों की तीनों रिलेटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म, उनके बारे में डिटेल डेट के साथ है, चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। तो जैसा कि लास्ट में रहता है कोट, आज के लिए है आपके लिए कि कंटिन्यूअस एफर्ट, या कंटिन्यूअस एफर्ट नॉट स्ट्रेंथ या फिर इंटेलिजेंट इज द की टू अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल। तो विंस्टन चर्चिल साहब का कहना है, किसका, विंस्टन चर्चिल साहब का, कि जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है, ना स्ट्रेंथ ना इंटेलिजेंट, वो है की टू अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल। तो आप लगे रहिए, सतत कंटिन्यूअस लगे रहिए, है ना। तो जरूरी नहीं, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट इंसान भी बहुत ही बेहतरीन कर सकता है अगर कंसिस्टेंसी का उसके पास पावर हो तो, बोलो हाँ ना। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में, तो उस पर लगे रहिए, आप बेहतर पाओगे, बेहतर जगह पहुंच पाओगे, बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।